हाँ से ऑन ऑफ होता है ना ये। एक बार आप सभी बताएं कि क्या सारी चीजें ठीक चल रही हैं। एक बार आप लोग बताएंगे। हाँ, आलोक यादव गुड गुड मॉर्निंग। अंकित अल्लाहाबादी गुड मॉर्निंग। पुष्पेंद्र सिंह, उज्जवल सिंह, कोमल सोनी और रितेश गुप्ता, राजा ऑफिशियल और उज्जवल, सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। और शुरू, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ बच्चों, आवाज तो आपके पास ठीक ही दिख रही है, आवाज तो आपको बेहतर मिल पा रही है। एक बार आप सभी बता दें कि सारी चीजें क्लियर है ना, तो हम शुरुआत कर दें, हम लोग फिर से इस पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक बार बता दें कि सब कुछ ठीक है ना, एवरीथिंग इज क्लियर। गुड मॉर्निंग आरती किशोरवानी, आरती किशोरवानी, सब क्लियर है। चलिए, उज्जवल सिंह ने कह दिया भाई सब ठीक ठाक है, सुशील कुमार ने कह दिया गुड मॉर्निंग। चलिए, सब ठीक ठाक है तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक ही है, तो देर ना करते हुए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। तो काफी समय चला गया था, या ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक समय हम लोग गैप कर दिए थे। गैप का मतलब है कि वो वक्त की डिमांड थी जिसकी वजह से ये हुआ है। तो रितेश गुप्ता भी बोल रहे हैं सब ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, शुरुआत कर लेते हैं। कुछ प्रश्न है, बस आज का जो काम है, आज हम देखो, जैसे डेली में क्या करता था, या तो जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं उस टॉपिक को मैं कवर कर लेता था, या तो मैं चार ऑप्शंस की व्याख्या कर लेता था। आज हम क्या करेंगे, जो कि आज पहला दिन है, थोड़ी सी चीजें जो है, तो आज आप भी बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान ना करना है, आपको बस ये कर लेना है, आंसर करते करते चले जाना है, ठीक है। लगभग जितने प्रश्न बनाया हूं मैं, वो सभी के सभी प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, इनसे टॉपिक के जुड़े हुए सवाल आपको पहले बताए जा चुके हैं। तो इसलिए आज केवल और केवल हम लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, मतलब डिस्कस, नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज्यादा कवर करेंगे। कोमल सोनी कह रहे हैं पिताजी कैसे हैं, एकदम बढ़िया है बाबू, पिताजी एकदम स्वस्थ हो चुके हैं, बस आज थोड़ा सा बुखार आ गया था, इसीलिए मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया। कल तक तो ठीक थे, लेकिन आज सुबह में फोन आया था कि थोड़ी सी फीवर आ गया उनको, तो इसलिए थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था। हालांकि नर्वस नहीं हूं मैं, संघर्ष तो कर ही रहा हूं, बस यहां आ गया इस बात की चिंता है। तो इसीलिए आज केवल हम ज्यादा बातचीत व्याख्या पे नहीं करेंगे, आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलो शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रश्न की। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रश्नों के रूप में आपके सामने जो चीजें रखी गई हैं, उसमें से आप देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। मूल तत्व आपसे पूछा जा रहा है, जो बेसिक एलिमेंट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मूल तत्व के संदर्भ में आप देखें कि क्या है,
रेत, हीरा, संगमरमर। जैसे आप अगर इसके ऑप्शंस पर समझने का प्रयास करें, इसके ऑप्शन को आप समझने का प्रयास करें, तो आप इसके ऑप्शन को समझ पाएंगे और इसका उत्तर सही करने का प्रयास कर पाएंगे। इसके उत्तर को आप सही करने का प्रयास कर पाएंगे। तो क्या हो सकता है, जैसे हमें पता है कि जो रेत होता है कौन सा मूल तत्व है, तो रेत ही होता है जो सिलिकॉन से बनता है, कह सकते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन से बनता है। हीरा जो है ये कार्बन का अपर रूप है, हीरा कैसा, कार्बन का अपर रूप माना जाता है। जबकि संगमरमर जो है यह भी एक रूपांतरित चीज है। संगमरमर क्या है, रूपांतरित है, ऐसा नहीं कि वो मूल चीज है। संगमरमर रूपांतरित है और शक्कर भी रूपांतरित है। शक्कर का मतलब कि जब आप गन्ना या फिर कुछ ऐसे जैसे खजूर होता है, खजूर का भी गुड़ बनता है, खजूर या गन्ना इसका परिवर्तित रूप है। संगमरमर भी विशिष्ट तरह के पहाड़ पत्थरों का एक रूप माना जाता है, परिवर्तित रूप माना जाता है। लेकिन सिलिकॉन से सीधा सीधा निर्मित होता है क्या, रेत। तो इसका मतलब यह है कि जो ये तो अपरिवर्तित रूप है, मतलब नीचे के जो तीन ऑप्शंस हैं, नीचे के तीन ऑप्शन अर्थात बी भी परिवर्तित रूप है, सी भी परिवर्तित रूप है और डी भी परिवर्तित रूप है। लेकिन रेत परिवर्तित रूप नहीं है, रेत परिवर्तित रूप नहीं है। तो इसका उत्तर ए होगा। पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा। ये तो मैं आपको कार्बन का अपर रूप है ना, अगर कार्बन देता तब मूल हो जाता। संगीता, उज्जवल, जितने बच्चों ने बी आंसर करा है वो लोग इस बात को ध्यान से समझ लें कि रेत सिलिकॉन का बना होता है ना, तो बने होने में और परिवर्तित रूप होने में अंतर है बच्चों। तो कार्बन हीरा का पर रूप है, ठीक ना, उसी तरह से संगमरमर भी परिवर्तित रूप है, शक्कर भी परिवर्तित रूप है। तो रेत जो है ये मूल रूप में मानी जाएगी। तो इसलिए पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो पहला उत्तर होगा। ठीक है, पहला आंसर इसका सही होगा, मतलब ए वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग ए वाला उत्तर इसका सही होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं, ध्यान देना शब्द पे, निम्न मुख्य वस्तुओं अर्थात एलिमेंट्स की बात कर रहा है, में से किसका प्रयोग किया जाता है। अब माचिस बनाने में किस एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, ये कई बार आपको इसके व्यवहारिक रूप से जोड़ करके मैं बताया हूं। तो आज इसका उत्तर दे पाएंगे आप, मुझे पूरा भरोसा है। आज इसका पूरा भरोसा कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे। चले, इसका जो सही उत्तर होगा ग्रेफाइट, फास्फोरस, सिलिकॉन या सोडियम, इनमें से क्या लग रहा है आपको कि क्या इसका उत्तर ठीक होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताएंगे आप सभी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो सकता है बताएंगे आप सभी। फास्फोरस, प्रतिभा पटेल और हर्षित सिंह का भी आया है फास्फोरस। ज्यादातर बच्चे आप लोग कह रहे हैं, तो बिल्कुल फास्फोरस है। ग्रेफाइट तो पेंसिल में होता है, माचिस बनाने में, और बालू का सिलिकॉन बता ही दिया हूं, सोडियम को कई बार बता चुका हूं मैं। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा भैया, वो होगा आपका फास्फोरस। जब आप कभी माचिस की तीली देखते हैं ना, माचिस की तीली, इस तरह से जब आप एक माचिस की तीली देखते हैं तो ये जो लाल वाला भाग या काला वाला भाग इसमें लगा होता है, जो लाल वाला भाग या काला वाला भाग इसमें लगा होता है, यही बना होता है किसका, ये बना होता है फास्फोरस का। ठीक है, ये बना होता है किसका, ये बना होता है फास्फोरस का। और जब हम इसको माचिस के इस तरह से डॉटेड वाला एक भाग होता है, उस पर भी सेम तरह की चीजें लगी होती हैं। जब हम इस पर उस चीज को खुरसते हैं तो ये जल जाता है,
ठीक है, इसी पे तो हम लोग खुरसते हैं। तब ये माचिस जलने लगती, फायर हो जाती है, तो इसलिए फास्फोरस का बना होता है, ये सही उत्तर है। ये फास्फोरस का बना होता है, ये सही उत्तर है। चले अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है। फल मीठे हैं, इसका कारण क्या है? माल्टोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, या इनमें से कोई नहीं? हाँ ठीक है, कोमल सोनी, चीड़ की लकड़ी से, हाँ बिल्कुल, चीड़ की लकड़ी से ही ये वाली तीली निर्माण किया जाता है, तीली का। फ्रक्टोज, अमर कदम का उत्तर आया है फ्रक्टोज। राज मौर्य का सी, सत्यपाल का बी, संगीता का सी। प्रतिभा पटेल का फ्रक्टोज आया है, संगीता का सी आया है। तो आप लोग उत्तर लगभग जो बच्चे सी उत्तर कर रहे हैं, जैसे सत्यपाल का बी, ये तो गलत है बाबू। आलोक यादव, गुड मॉर्निंग। बढ़िया है बाबू आलोक, हम बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं, मस्त है। तो जिन भी बच्चों का उत्तर आया फ्रैक्टोज, माने सी वाला आंसर जिन्होंने किया है वो ठीक है। जो फलों का मीठा स्वाद होता है, फलों का मीठा स्वाद होता है फ्रैक्टोज के कारण, ठीक है, फ्रैक्टोज के कारण। फ्रैक्टोज नाम का एक रसायन उसमें उपस्थित रहता है, तो फ्रैक्टोज के कारण ही फल मीठा होता है, रसदार फल मीठे होते हैं। तो फ्रैक्टोज की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी, फ्रैक्टोज की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी, फल का टेस्ट उतना ही ज्यादा मीठा रहेगा, ठीक है, फल का टेस्ट उतना ही ज्यादा मीठा रहेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। जब आप पॉलिश्ड खाते हैं, पॉलिश चावल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें से कौन सा रोग आपको होता है, ये आपको बात बतानी है कि पॉलिश चावल खाने से कौन सा रोग होता है। मुझे लगता है कि ये आपको कई बार पढ़ाया हो। जब मैं आपको विटामिन पढ़ा रहा था, जब मैं आपको विटामिन पढ़ाया हूं, तो विटामिन पढ़ाते समय हमने बताया है कि कौन कौन से, जैसे विटामिन ए से क्या होगा, विटामिन बी से क्या होगा, विटामिन सी से क्या होगा, विटामिन डी से क्या होगा। इस तरीके से सभी लगभग सभी विटामिन के बारे में आपको डिस्कस किया गया है, आपसे बताया, बातचीत हुई है इस पे। तो आप सभी बताएंगे कि पॉलिश करने से, पॉलिश का मतलब कि जैसे जो चावल का दाना होता हमारा, चावल के दाने के ऊपर आप देखेंगे तो सफेद सफेद एक परत होती है, और वो कब दिखेगी, जब आप चावल को धुलते हैं। जब आप चावल को रगड़ करके धुलते हैं तो उससे वही पॉलिश छूटती है ना, वही पॉलिश उससे छूटती है। आपको कितनी बार बताया हूं, विटामिन B1 बताया हूं, विटामिन B2 बताया हूं, B5 B6 बताया हूं, ठीक ना। कोमल सोनी का उत्तर आया है और कुमारी पूजा का भी उत्तर आया है बेरी बेरी, बहुत सही, लगभग सभी बच्चों ने उत्तर ठीक किया है। मतलब बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ये आप समझ रहे हैं, बेरी बेरी नाम का रोग होता है। गुड मॉर्निंग बच्ची पूजा, गुड मॉर्निंग। हाँ बेरी बेरी रोग होता है, ये इसलिए, जैसे देखो घेघा तो आयोडीन की कमी से होता है, घेघा क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है, और रटौडी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। और ये जो वर्णांधता है, यह एक आनुवंशिक रोग है, यह एक कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, ठीक है, यह एक आनुवांशिक रोग है। तो इसका मतलब यह है कि अगर घेघा आयोडीन से, रतौधी विटामिन ए की कमी से, माने रेटिनाल जिसे आप कहेंगे, और वर्णांधता आनुवंशिक रोग है जिसे आप कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, तो इसमें व्यक्ति को कलर पहचानने में दिक्कत होती है, मतलब कलर विजन की प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है। तो इसलिए उत्तर इसमें ए वाला सही है, उत्तर इसका पहला सही है, ठीक है, इसका पहला वाला उत्तर ठीक है। चले आगे बढ़े। नवरात्रि
एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है जो क्या करता है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाता है। ध्यान से समझना बात, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाता है, ये आपको समझना है। आज के प्रश्न बहुत ही ऐसे मतलब मिसलेनियस टाइप के हैं, मिक्सचर टाइप के हैं, या विविध टाइप के प्रश्न आप कह सकते हैं। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में कहां पे मनाया जाता है, ये प्रश्न आपको, इसका उत्तर आपको करना है, इसका उत्तर आपको करना है। आप लोग जल्दी से सोच ले, जल्दी से सोच ले। ये 5 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है। बताएं क्या लग रहा है इसमें उत्तर। संगीता का सी आया सर, वेस्ट बंगाल में होता है सर, बट ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, अमर कदम कह रहे हैं कि ऑप्शन में नहीं, वेस्ट बंगाल में होता है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में, दुर्गा पूजा नहीं बोल रहा, सरस्वती पूजा पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ए, अर्थात केरल में। ठीक है, केरल में जो नवरात्रि है इसको सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है, और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की बात होती है ना, दुर्गा पूजा की बात होती है। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन इसका सही है, बाकी सब ऑप्शन से कोई आपका मतलब नहीं है। इसका ए ऑप्शन सही, माने पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। चलो छठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। रवि प्रकाश मिश्रा सर कितने बजे चल रही है। 9:30 बजे से चलती है बच्चा, सुबह में 9:30 बजे से 9:30 से। कभी कभी 2-4 मिनट में लेट हो जाता हूं, जैसे आज बारिश के कारण लेट हो गया। तो ये चलता है आपका 9:30 से 9:30 AM से, मॉर्निंग में चलती है क्लास, डेली लाइव क्लास है। बताएंगे क्या लग रहा है। प्रतिभा पटेल, सत्यपाल सिंह का डी आ गया है, संगीता का फागुन आ गया है, रीना मौर्य का डी, प्रतिभा का डी, पुष्पेंद्र का डी आया है, फाल्गुन चैत, प्रतिभा पटेल का चैत आया है, संगीता का फागुन। फागुन नहीं होता भाई इसका, देखो चैत्र का महीना जो होता है वो हिंदू कैलेंडर के आधार पर, माने भारतीय कैलेंडर के आधार पर, भारतीय कैलेंडर के आधार पर चैत्र से महीने की शुरुआत होती है। अब उसमें क्या क्या होता है हमें खुद भूल गया है, लेकिन इतना तो रट लिए हैं कि चैत से शुरू होता है, यही कि चैत कहते हैं, चैत है ना, चैत्र कहते हैं। तो इसका चैत का महीना जो होता है ये पहला महीना होता है। ठीक है, ये पहला महीना होता है, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। जिन्होंने जिन्होंने भी पहला वाला ऑप्शन सही किया है उनका ठीक है, फागुन वाले गलत है टोटली रूप से। ये कई बार यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, और एक बार तो पीसीएस प्रीलिम्स में भी यहां से प्रश्न बने हैं, पीसीएस प्रीलिम्स में भी यहां से प्रश्न बने हैं। ठीक है, पीसीएस प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बने हैं। तो चैत का महीना होता है, चैत के महीने से भारतीय कैलेंडर की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा लास्ट मंथ होता है रीना मौर्य। किसी को अगर हिंदी के सभी महीनों का नाम पता हो तो बताए भाई, किसी को हिंदी के सभी महीनों का अगर नाम पता है तो वो बता सकता है। अब चैत के बाद क्या आएगा,
चैत, कुवार, कार्तिक, आषाढ़, सावन, भादो। हमको देखो पता सब है, लेकिन सीरीज हमारा भूल गया है। अब की बार घर जाएंगे तो मम्मी से पूछेंगे। माता जी लोगों को पता होता है। आप घर पे हैं इस समय, माता जी से अपने पूछ लीजिए। जितने लोग, जितने बच्चे घर पे हैं, अपने माता जी से, दादी जी से पूछेंगे तो चैत से वो जोड़ना शुरू करेंगी। चले, क्या लग रहा है इसका उत्तर? 25 जनवरी कोई दे रहा है? कोई 25 जनवरी दे रहा है? फिर से आप लोग करेंगे? चले भाई, फिर से करेंगे। क्या लग रहा है इसका उत्तर? 7वें प्रश्न का उत्तर क्या लग रहा है आपको? अभी तुम लोग चैत बैसाख के चक्कर में ही पड़े हो। कोमल सोनी का 21 फरवरी है, ये राइट आंसर है। जिन बच्चों का भी उत्तर, जिन बच्चों का भी उत्तर 21 फरवरी है वो सही है, बाकी वाले गलत है। जिनका भी उत्तर 21 फरवरी है वो सही है, बाकी गलत है। माने ऑप्शन सी वाला इसका उत्तर सही है। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब इसी के साथ साथ आप लोग कमेंट करेंगे कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपको पूछा हो, आपसे पूछा गया है, कई बार बताया भी हूं कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो बाकी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। चले अगले प्रश्न की ओर। ये 8 नंबर का प्रश्न है। ये 8 नंबर का प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर करेंगे आप सभी। क्या कह रहा है कि अनुसंधान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। जिन बच्चों ने 14 सितंबर ऑप्शन दिया, आंसर किया है 14 सितंबर माने हिंदी दिवस के रूप में, तो ठीक है, आप सबों को याद है, इसके लिए आप थैंक यू, धन्यवाद के पात्र हैं। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। चले भाई, अब इस प्रश्न का उत्तर दे। 14 लोग हैं, 14 कमेंट एक बार जल्दी से शेयर कर दो। तो बच्चों एक बार आप लोग फेसबुक पे या व्हाट्सएप के ग्रुप अगर आपके पास है तो उस ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपके पास है उसमें आप शेयर कर सकते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ और अश्विन, कार्तिक। कानपुर राइट आंसर। पूजा कह रही है, प्रतिभा ए कह रही है, पुष्पेंद्र ए कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान, ठीक है। अगर आपसे मैं बात करूं कि दाल या इसी को दलहन कहते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, माने कानपुर। और ये आपको बताया हूं मैं, ये कई बार बताया हूं, ऑफलाइन क्लास चल रही थी वहां भी समझाया था और यहां भी आपको बताया था कि जो दाल या दलहन से संबंधित अनुसंधान है वो कहां पे है, तो कानपुर में है। लखनऊ में आपको बताया था जैसे गन्ना वाला गन्ना का है, ठीक है, गन्ना के लिए अनुसंधान सेंटर है कहां पे, लखनऊ में। और इसके अलावा आपको बताया था लखनऊ में है एक विष अनुसंधान, ठीक है, क्या है, विष अनुसंधान केंद्र है। लखनऊ में गन्ना अनुसंधान केंद्र है, विष अनुसंधान केंद्र है, और क्या है, और क्या है, वाराणसी में क्या है, वाराणसी का कोई बताएगा? आपको कई बार ये सबसे प्रश्न बनाया गया है, सबसे प्रश्न बताया गया है। शब्द की प्रकृति बदल जाती है, क्वेश्चंस के शब्द की प्रकृति बदल जाती है, आप भटक जाते हैं। इसीलिए कहता हूं कि रटा मत करो।
चलो ये सब दिक्कतें जो है ना इंडिविजुअल जीएस की क्लास में दूर हो जाएंगी। आपको ये चीजें बताई जाएंगी कैसे समझना होता है बातों को, कैसे आप सभी बातों को समझेंगे, कैसे एक कॉन्सेप्ट बना करके आप उसको फॉलो करेंगे। ये चीजें आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा और उम्मीद है कि आप समझ भी जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, डी वाला, माने चौथा ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। वांगला उत्सव की बात कर रहा है, वांगला उत्सव की बात कर रहा है, किस राज्य में मनाया जाता है वांगला उत्सव। ध्यान से देखना, वांगला लिखा गया है, वांगला लिखा गया है, बांग्ला नहीं लिखा गया है। वांगला उत्सव माने ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। वांगला उत्सव कहां मनाया जाता है? तो देखो वांगला उत्सव ना तो त्रिपुरा में मनाया जाएगा, ना ही मिजोरम में मनाया जाएगा, मणिपुर में, ना ही मिजोरम में। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी वाला ऑप्शन, माने मेघालय। मेघालय इसका सही नंबर का क्वेश्चन, माने 9 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो मेघालय। 9 का जो सही उत्तर होगा वो क्या है, वो मेघालय है। 9 का सही उत्तर क्या है बच्चों, मेघालय। 9 का सही उत्तर क्या है, मेघालय है। वांगला उत्सव किस राज्य में, तो ये मेघालय में मनाया जाएगा। ये विविध का प्रश्न है, मेघालय में मनाया जाएगा। चलो अगला प्रश्न, इको मार्क प्रतीक, या इसी को आप चिन्ह लिख सकते हो, इको मार्क प्रतीक अथवा चिन्ह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण हेतु सुरक्षित सामग्री, उच्च गुणवत्ता की सामग्री, आयातित सामग्री या निर्यातित सामग्री। माने किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी प्रोडक्ट पर अगर इको मार्क लगाया जा रहा है, अगर किसी भी प्रोडक्ट पर इको मार्क लगाया जा रहा है तो वो किसके लिए बात कर रहा है कि ये किसके लिए काम करेगा। तो वास्तव में इसका जो सही उत्तर होगा 10 नंबर के क्वेश्चन का बालक, जो 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा वो आंसर होगा ए। ठीक है, माने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रोडक्ट पर इको मार्क का चिन्ह लगाया जाता है, होलोग्राम लगाया जाता है। अब इको मार्क आपको मैं दिखाऊं, कोई प्रोडक्ट यहां पे दिख नहीं रहा है, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। चलिए किसी दिन मैं दिखा दूंगा, किसी डब्बे पर आप देखेंगे तो एक मार्क बना रहता है। तो सभी बच्चों का उत्तर लगभग आ रहा है क्या, लगभग आ रहा है ए वाला, लगभग ए उत्तर आ रहा है। चलो इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि गीडा क्या है। प्रश्न आपसे पूछा गया गीडा क्या है, तो पहला ऑप्शन आपसे पूछा गया है गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और दूसरा ऑप्शन यहां से हो जाएगा, ये ऑप्शन 2 है, माने ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, विकास प्राधिकरण। और ऑप्शन सी यहां से शुरू हो रहा है, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, माने ये ऑप्शन सी है। और चौथा है, चौथा ऑप्शन है गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये ऑप्शन डी है। फिर से मैं आपको बता दूं कि गीडा का विस्तृत रूप है, माने गीडा क्या है। तो गीडा पहला ऑप्शन दिया जा रहा है गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, दूसरा दिया गया है कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तीसरा दिया गया है गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, चौथा दिया गया है गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। हाँ, ये प्रश्न आपको समझ में इसलिए नहीं आया कि आपने कभी नोएडा नहीं सुना था।
नोएडा का मतलब होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। नोएडा का मतलब होता है न्यू, एन फॉर न्यू, ओ फॉर ओखला, आई फॉर इंडस्ट्रियल, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर अथॉरिटी। ठीक है, या एरिया कह सकते हैं, अथॉरिटी प्राधिकरण है ना, तो अथॉरिटी होगा। इसका मतलब नोएडा का फुल फॉर्म क्या होगा? नोएडा का फुल फॉर्म क्या होगा? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा का फुल फॉर्म होगा। उसी तरह से गीडा का फुल फॉर्म क्या होगा? गीडा का फुल फॉर्म क्या होगा? उसी तरह से गीडा का फुल फॉर्म क्या होगा? उसी प्रकार गीडा का फुल फॉर्म क्या होगा? गीडा का मतलब ऐसे आप कह सकते हैं इस तरह से गीडा। अब इस गीडा का मतलब क्या है? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, माने ऑप्शन बी वाला सही है। गीडा का मतलब है, गीडा का मतलब क्या है? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अब बताओ समझ में आ गया कोमल? कोमल बताएंगी कि अब समझ में आ गया क्या? सुना था बट फुल फॉर्म नहीं पता था, पूजा कह रही हैं। चलो आज जान लो, बहुत सारे नए नए ज्ञान तो हमसे मिल ही जाते हैं आप सभी को। रीना मौर्य का ये है, पूजा कह रही सुना था, कोमल कह रही है कि ए वाला ऑप्शन सही है, सुने थे सर, हाँ ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना। गीतांजलि जायसवाल कह रही हैं गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, आपको समझ आ गया, अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये है आपके सामने, जनसंख्या और नगरीकरण का प्रश्न है। ये वाला प्रश्न है, ध्यान से आप देखेंगे। पूछा गया है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? सीधा सीधा पूछ रहा कि किस ईयर को महाविभाजक ईयर के रूप में जानते हैं? किस वर्ष को जनगणना के इतिहास में महाविभाजन वर्ष के रूप में जानते हैं? आंसर करेंगे आप लोग भाई, आंसर करेंगे? जो बच्चा जनगणना को ठीक से पढ़ा होगा या ठीक से ना भी पढ़ा होगा, जिसने जनगणना के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा होगा, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर कर देगा। क्योंकि जनगणना के इतिहास में ये बहुत ही बेहतर चीज है। जनगणना के इतिहास में आप सभी उत्तर कर रहे हैं क्या? गीतांजलि जायसवाल कह रही हैं 1921। सत्यपाल का भी है। आप जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं, लगभग आप सभी बच्चों का उत्तर ठीक है। लगभग आप सभी बच्चों का उत्तर ठीक है, माने 1921 का जो ईयर है, इसे महाविभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके पहले एक बड़ी मात्रा में भारत को एक बहुत बड़ी विपदा को झेलना पड़ा था, तो जनसंख्या बड़े पैमाने पर कम हो गई थी। इस कारण से यह कहा जाता है कि 1920 के बाद जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, उसके पहले कमी आई थी, इसलिए इसको महाविभाजक वर्ष के रूप में 1921 को मानते हैं। 1921 को महाविभाजक वर्ष के रूप में मानते हैं, माने ऑप्शन इसका जो होगा वो बी सही होगा। ऑप्शन इसका जो सही होगा वो क्या सही होगा? बी सही होगा।
चले अगले प्रश्न की ओर। चले भाई 13 नंबर का क्वेश्चन है ये। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है? बस इतना समझना, लिंगानुपात सबसे कम है। माने 13 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हाँ बिल्कुल गीतांजलि, बहुत सही, ठीक बोली हैं आप, अच्छा बोली हैं। राज मौर्य का ये, पुष्पेंद्र का ए, ये तो आप सभी कर ही लेंगे मुझे पता है। जो बच्चा इसका उत्तर ठीक से नहीं दे पाया उसको हम यहीं से दागेंगे, बता रहे हैं, उसको हम यहीं से डांटेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बताएं। हरियाणा, लगभग सभी बच्चों का उत्तर हरियाणा आया है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर ये होगा, हरियाणा सही है। ठीक है, इसका उत्तर हरियाणा है। अगला प्रश्न कह रहा कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन आपको पढ़ाया हूं, मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर जो बच्चा देगा उसका नाम तो मैं आज 3-4 बार लूंगा। जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर देगा, देखता हूं इस प्रश्न का उत्तर कौन दे पाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या दे पाते हैं आप लोग? 14 नंबर का प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है। संगीता का ए आया है। और कोई बच्चा है जो सही उत्तर करना चाहेगा? मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ है? अच्छा ध्यान देना सारे बच्चों, ये चीज लिखते चले जाना। चौदह का डी पुष्पेंद्र, 14 नंबर का डी बता रहे हैं। तो इसका उत्तर वास्तव में डी है। जब पुष्पेंद्र डी कह रहे हैं तो हम भी मान ले रहे हैं उसका डी। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। रवि कुमार, संगीता, संगीता का सी गलत है, जिसका सी गलत है, जिसका डी है उसका सही है, जिसका डी है उसका सही है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा कि सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण, किस प्रकार के वृक्षों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता किस प्रकार के? लवली सिंह और राज मौर्य डी डी उत्तर कर रहे हैं। किस बात के लिए? अमरदीप अभी आए हैं क्या? नर्मदापुरम, गीतांजलि बिल्कुल। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे भाई। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत कृषि वृक्षों के रोपण या वृक्षों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता किस तरह का वृक्ष? क्या रसदार वृक्षों को, या फिर चारे उपलब्ध कराने वाले वृक्षों को, या ईंधन लायक वृक्षों को, या बहुउद्देशीय प्रकार के वृक्षों को? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? रवि का ए आ गया है, दीपक का डी, अरविंद यादव का डी आया है, राज मौर्य का डी आया है। बाकी बच्चे भी इसका सही आंसर करने का प्रयास करें। जो सामाजिक वानिकी होता है इसमें हम लोग ऐसे वृक्षों के रोपण के लिए उत्साहित करते हैं या प्रोत्साहित किया जाता है जो बहुउद्देशीय प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो सी वाला गलत, ये ऊपर के 3 गलत है, डी वाला उत्तर इसका सही है। डी उत्तर इसका
सही है। ठीक है, डी वाला उत्तर इसका सही है। चले अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति, कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है, ये आपको बताना है। पीत क्रांति से संबंधित है, ये आपको बताना है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। देखेंगे भाई, 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्या लग रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? पीत क्रांति से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या लग रहा है? सत्यपाल डी, मोनिका केसरवानी। अच्छा, आ गई तुम, आ गई तुम मोनिका, अभी बहुत देर से आती हो। राज मौर्य, रीना मौर्य का डी आया है, अरविंद का डी आया है, उज्जवल का तिलहन माने डी आया है, पुष्पेंद्र का 16 का डी आया है, कोमल का डी आया है, तिलहन। ठीक है, सभी लोग लगभग ठीक उत्तर कर रहे हैं। जैसे जब आप मछली का उत्पादन करते हैं, अनाज का उत्पादन करते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं, तिलहन का उत्पादन करते हैं, तो मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति बताई जाती है? मछली उत्पादन के लिए आप लोग आंसर करेंगे, मछली उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति? अनाज उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति? नाम ले लेकर के सबके सामने आप लोग बताएंगे कि कैसे हम कहेंगे कि ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्रांति है, अनाज उत्पादन की क्रांति को क्या कहते हैं, और दुग्ध उत्पादन की क्रांति को क्या कहते हैं। मत्स्य का आप लोग नीली क्रांति बता रहे हैं, एक एक का नाम लिख लिख के बताना है। मत्स्य के सामने नीली लिखो, अनाज के सामने जो सही है वो लिखो, दुग्ध के सामने सही है, तिलहन तो बता ही दिया। तो इसका उत्तर डी सही होगा, माने तिलहन। इसी को आप पीत क्रांति या इसी को आप पीली क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, इसी को येलो रेवोल्यूशन भी कहते हैं, है ना। येलो अंग्रेजी बोल ले चाहे हिंदी बोल ले, सब बात सेम है। चलो आप लोग कमेंट करते रहो, हम आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। ध्यान से आप देखेंगे, इकोनॉमी का प्रश्न है कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। नकारात्मक प्रश्न है तो ध्यान से पढ़ेंगे बात को। पहले कह रहा है कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता, तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहां लागू नहीं होता ये बता रहा है। भारतीय जीवन बीमा पर, ठीक है, जीवन बीमा पर, समुद्री बीमा पर, अग्नि बीमा पर, या उपयुक्त सभी पर, किसमें क्षतिपूर्ति का नियम लागू नहीं होता, ये आपसे बातचीत करनी। इस पर क्या बता रहे हैं भाई? श्वेत क्रांति, दुग्ध। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि आप सभी को याद है। बस मैं यही जानना चाह रहा था कि जितनी क्रांति मैं याद करवाया हूं, क्या उस क्रांति को आप लोग याद रख पाए हैं कि नहीं रख पाए हैं? अच्छा, एक बार आप लोग बच्चों ये बता दे कि इंडिविजुअल जीएस का जो बैच है, इंडिविजुअल जीएस के बैच में आप लोग किस सब्जेक्ट की रिक्वायर कर रहे हैं? देखो, कोई 2 सब्जेक्ट ही इस पे शुरू हो पाएगा। ठीक है, कोई 2 सब्जेक्ट इस पर शुरू हो पाएगा। तो कुछ बच्चे फोन करके और मैसेज करके कह रहे थे कि सर क्वालिटी का क्लास चला लीजिए पहले। अब क्वालिटी के साथ और कौन सी क्लास चलेगी? चूंकि एसआई का आगे देखो, एसआई का एग्जाम है ना, हो सकता है कि यूपीपी के एग्जाम भी आ जाएं, तो इसलिए बच्चे एसआई वाले जितने हैं या और एग्जाम वाले बच्चे जितने हैं, कम से कम 8-10 बच्चों ने मुझे कहा था कि सर पॉलिटी आप शुरुआत करें। तो मैं तो कर रहा हूं कि चलो ठीक है, एक सब्जेक्ट इसमें पॉलिटी की शुरुआत कर दिया मैं, और दूसरा कौन सा आप शुरुआत करना चाह रहे हैं आप लोग कमेंट करें। नहीं, एक तो पॉलिटी रहेगी।
अब एक पॉलिटी के अलावा, चूंकि मैं भी देख रहा हूं इस बात को समझा मैं, संगीता ज्योग्राफी कह रही है, अरविंद हिस्ट्री कह रहे हैं, पुष्पेंद्र साइंस एंड इकोनॉमिक कह रहे हैं, और लोग कमेंट कर लो, जल्दी जल्दी कमेंट कर लो, देखते हैं जिसका बहुमत होगा या जिस पर पक्ष ज्यादा होगा उस पर काम होगा। देखो कवर सब करने हैं और जल्दी जल्दी कवर करने हैं, एक बेहतर समय में, अच्छे समय में सारी चीजें कवर कर लेनी है। तो आप लोग बता दें, मोनिका कह रही है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऐसा सर, मूल विधि और इकोनॉमिक्स, तब जियोग्राफी। अच्छा दीपक कह रहे हैं तब जियोग्राफी, पूजा कह रही है हिस्ट्री, रीना कह रही है ज्योग्राफी। देखो भाई जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करो, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, जिसका कमेंट ज्यादा होगा उसी को चलाया जाएगा। कोमल कह दो मूल विधि। देखो मूल विधि 2-3 दिन की टॉपिक है, जब भी पॉलिटी में पढ़ाऊंगा 2 से 4 घंटा। मूल विधि के चक्कर में बहुत परेशान ना होना, 3 से 4, 2 से 3, 4 प्रश्न आते हैं, तो मूल विधि को तैयार करने की विधि मैं बता दूंगा कैसे तैयार होगा, तो बहुत खौफ में मत रहो। मूल विधि के नाम पे लोग बैच केवल बना रहे हैं, दरोगा नहीं बना रहे। मूल विधि के नाम पे केवल और केवल बैच बनाया जा रहा है कमाने के लिए, बाकी मूल विधि का कोई डर नहीं है बच्चों। जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं वहां से। इंपॉर्टेंट तो सब है सर, मोनिका कह रही इंपॉर्टेंट तो सब है। तो चलो अभी तक मैं जो समझ पाया हूं आप लोगों का, लगभग आप हिस्ट्री, क्वालिटी तो हो गई, संजू चौधरी क्वालिटी हो गई बच्ची। तो एक तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इसमें क्वालिटी लगा लूं, और दूसरा सब्जेक्ट इसमें चूंकि साइंस तो चल ही रहा था, तो दूसरा सब्जेक्ट मैं इस पे ज्योग्राफी पढ़ाएं सर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, इकोनॉमिक ही पढ़ाएंगे सर, हम तो सिर्फ इकोनॉमिक ही पढ़ेंगे। तो चलिए मैं सोच रहा हूं कि पॉलिटी और साइंस, अगर पॉलिटी और साइंस शुरू कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। पॉलिटी और साइंस माने सामान्य विज्ञान की अगर शुरुआत हो जाए तो कैसा रहेगा। माने भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और संविधान। पूजा हम सिर्फ मूल विधि पढ़ेंगे, अच्छा। देखो बहुत शीघ्रता से कवर होगा, तो आप लोग ये मत परेशान हो, 10 दिन पहले पढ़ लोगे 10 दिन बाद पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। इसलिए देखो पॉलिटी और साइंस ये दोनों कवर कर लेते हैं, और उसके बाद अगर बीच में मूड खिसकेगा तो कुछ 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 हो जाएगा ऊपर नीचे, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं, अभी आपका कमेंट देखने के बाद जो रिक्वायरमेंट है आगे एग्जाम के लिए, सर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। चलिए आपकी मर्जी, आप नहीं कुछ पढ़ेंगे तो ठीक है, पढ़ाना तो हमें सब है ना, बाकी आपको जो पढ़ना है पढ़िए। तो देखते हैं आगे क्या हो पाता है। अभी तो प्रयास करेंगे हम कि क्वालिटी और साइंस को शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफी का रिक्वायर ठीक ठाक रहा है बच्चों का। चलो अच्छा, साइंस के स्थान पर ज्योग्राफी शुरू कर ले रहे, साइंस कट कर दे रहे, ज्योग्राफी की शुरुआत कर दे। इसके स्थान पर भूगोल की शुरुआत कर दो तो ठीक है। पॉलिटी माने संविधान और भूगोल,
दो चीजें शुरू कर रहे हैं। कुछ भी पढ़ाइए सर, आप तो जान ही रहे हैं किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए मैं तो जान रहा हूं ना, लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको खुश करना पड़ता है। टीचर पढ़ाता तो मन से है, लेकिन आप अब देखो कोई मूल विधि पढ़ने के लिए आया है। अगर मैं पहले मूल विधि नहीं पढ़ाऊंगा तो ये कुछ नहीं पढ़ेंगे। इनका बाकी तो सब तैयार होगा, इनको सिर्फ मूल विधि से दिक्कत है, बाकी तो सब इनका 100% तैयार होगा। तो चलो ठीक है, मैं तो बहुत सारे एग्जाम दे करके तैयार हूं ना। जरूरी ये नहीं कि आपको खुद ठेस लगे तब आप समझो। अगर मेरे हिसाब से आपको चलना है तो आपको तो सिर्फ ये कहना चाहिए था कि सर आप कुछ भी पढ़ाइए, बस कवर करवा दीजिए सारी चीजें एग्जाम के पहले। लेकिन आपने ये नहीं कहा, आप अपनी अपनी इच्छा बता रहे हैं। घर वाले अगर आपसे पूछेंगे कि शादी लव मैरिज करना है कि अरेंज मैरिज करना है, तो आप कहेंगे कि भाई लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ऑप्शन देंगे। जबकि आपको यह कहना चाहिए था कि अभी हमें शादी ही नहीं करनी है, अभी तो हमें कैरियर बनाना है। तो घर वाले भी समझ ही जाते हैं कि आप किस तरफ भाग रहे हैं। ठीक ना। चलो मुझे जो लगेगा, अभी तो डेमो चल ही रहा है, उसके बाद जो कोई एक सब्जेक्ट शुरुआत कर देंगे, पूछना पछोड़ना किसी से नहीं है। जो एक दो सब्जेक्ट मैं शुरू कर दूंगा वो खत्म करके ही अगला सब्जेक्ट लगेगा, बस इसी पे बात तय है। जो भी एक सब्जेक्ट लगेगा। अच्छा, इसका प्रश्न का आंसर क्या पता है आपको? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा पता है आपको? 17 नंबर का आंसर होगा बी वाला क्वेश्चन जो होगा, बी इसका सही आंसर होगा। माने समुद्री बीमा पर, अगर समुद्री बीमा आप करवा रहे हैं किसी भी तरह का, तो उस पर कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं है। लेकिन बीमा अगर आप करवाते हैं जीवन बीमा, तो ये बताओ जीवन बीमा LIC आप करवाते तो उसकी क्षतिपूर्ति मिलती ना, एक्सीडेंटल उसका मिलता है। ठीक है, उसका एक्सीडेंटल मिलता है, ठीक ना, उसका एक्सीडेंटल मिलता है। लेकिन समुद्री बीमा पर नहीं। अग्नि पर भी, मतलब फायर कांड जब होते हैं तो उसका भी क्षतिपूर्ति किया जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न देखो, बुल तथा बियर। जल्दी जल्दी बच्चों प्रश्नों को कवर करेंगे, बहुत ज्यादा प्रश्न है आज, कम से कम 30 प्रश्न है आज आपके पास, 30 प्रश्न है। बुल और बियर शब्द किस व्यापार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बुल तथा बियर 18 नंबर का क्वेश्चन है ये, 18 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप देखेंगे, बताएंगे कि बुल और बियर किससे संबंध, मतलब व्यापार के किस सेक्टर से संबंधित है? व्यापार के किस सेक्टर से संबंधित है? व्यापार के किस सेक्टर से संबंधित है? तो बताओ, जैसे विदेशी व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, शेयर बाजार और वस्तु निर्माण। इसमें से जो ट्रेड है, ट्रेड के किस सेक्टर से, ट्रेडिंग के किस सेक्टर से संबंधित है? माने जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, बुल तथा बियर शब्द, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा सी, माने शेयर बाजार। तो इसका आप लोग टिक कर लेंगे क्या? इसका कर लेंगे आप सभी शेयर बाजार। ठीक है, तो इसका शेयर बाजार हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी, केवल मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूं। अगला है कि मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। ध्यान से बात को समझना, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है संपत्ति के अधिकार पर, या फिर मानवता के अधिकार पर, या धर्म के अधिकार पर, या मानव होने के नाते मानव की गरिमा पर। तो हमें पता है कि हम कहते हैं कि प्रत्येक मानव की अपनी महत्वाकांक्षा है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्या है? महत्वाकांक्षा है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा का जिम्मा हमारा क्या लेता है? जिम्मा लेता हमारा संविधान। ठीक है, जिम्मा लेता है क्या? हमारा संविधान लेता है प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का रक्षा करना है। आप अंधे हैं, काले हैं, सांवले हैं, गोरे हैं, आपकी भी अपनी गरिमा है, आपकी भी अपनी क्या है? गरिमा है। ठीक है, आपकी भी अपनी गरिमा है। तो इसलिए मानव होने के नाते, मानव की गरिमा पर मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या? इस प्रश्न का उत्तर होगा डी वाला, माने चौथा वाला इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके? भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके? क्या भारत के राष्ट्रपति के सलाह देते हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं? लोकसभा के सलाहकार या फिर भारत सरकार के सलाहकार हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों डी वाला ऑप्शन सही है इसका, कि जो अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये भारत सरकार का सलाहकार होता। कई बार आपको बताया हूं कि भारत सरकार, यानी इसी को आप कह सकते हैं कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी क्या होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता कौन? तो अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर होता है। ये कोई एडवाइस देगा तो भारत सरकार को देगा, ना कि लोकसभा के प्रति, ना ही प्रधानमंत्री को और ना ही राष्ट्रपति को, सीधा सीधा ये भारत सरकार को देगा। पद पर कोई व्यक्ति बैठा रहे इससे कोई मतलब नहीं है। भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये आपको बताना है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? क्या राज्यों की विधानसभाओं का, या भारतीय जनता का, या राजनीतिक दलों का, या राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का? तो भारत में जो राज्यसभा है, माने जो राज्यसभा है, आपको बताया गया है कि जैसे अनुच्छेद 80-81 लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपको कई बार डिस्कस किया गया, उसके योग्यता, उसके तमाम बातों पे बताया गया है। आज उसकी अवधारणा से संबंधित एक प्रश्न, इसका उत्तर आप सभी करेंगे, पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? माने डी वाला उत्तर सही होगा। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। किसका करेगा? राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेगा, ये उत्तर सही होगा। ठीक है, ये उत्तर सही होगा। माने राज्यों की विधानसभाओं का गलत हो गया, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन ये बात संविधान में इस तरह से नहीं लिखी गई है। राजनीतिक दलों का तो कतई हो ही नहीं सकता। तो चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा कि जो भी स्टेट है और जो भी सेंट्रल, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका क्या करेगा? ये उसका प्रतिनिधित्व करेगा। जो राज्यसभा है, राज्यसभा है, वो इसका प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, तो 21 का डी हो गया। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। चौड़ा वृक्ष रहित माने वृक्ष जहां नहीं है, घास का मैदान क्या कहलाता है? सेल्वा कहलाता है, पंपास कहलाता है, प्रेयरी कहलाता है, या फिर स्टेपीज कहलाता है? अब इसका उत्तर क्या होगा? स्टेपीज कहलाता है। कोमल सोनी, सॉरी सर, कोई बात नहीं बच्ची, कोई बात नहीं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। आप बच्चे हैं, आपको पहले छोटी चीजें ठीक लगती हैं, आप अपना फायदा ठीक से नहीं समझ पाते ना। एक चॉकलेट पे आप लोग नानी के घर जाने के लिए मान जाते हैं। अगर एक बड़ा वाला चॉकलेट आपको दे दिया जाए तो आप कह देंगे कि हाँ ठीक, हम नानी के घर नहीं जाएंगे, मम्मी अकेले चली जाओ तुम। तो बचपना है आपका, आपकी जिद मैं समझ सकता हूं, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें कुछ नहीं पढ़ना। कोई बात नहीं यार कोमल, आप सॉरी, आप विद्यार्थी हो, आप कुछ भी कहो। मुझे हमने कहा ना कि आप एक चॉकलेट खा करके और मामा के यहाँ जाने से मान जाते हैं, तो ये बाल हट है आपका और कुछ नहीं है। अच्छा लगा हमें, लेकिन चले, दक्षिणी अमेरिका में चौड़ा वृक्ष रहित जो एरिया है, घास का मैदान, वो क्या होगा? घास का मैदान वो क्या कहलाएगा? सेल्वा, पंपास, प्रेयरीज या स्टेपीज? तो दक्षिणी अमेरिका में लगभग उत्तर गीतांजलि का, अरविंद का, लगभग गीतांजलि का सी आया है, सत्यपाल का बी आया। देखो इसका सी वाला उत्तर सही होगा, माने इसका जो सी प्रेयरीज कहेंगे। ठीक है, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा, वो सही उत्तर होगा क्या? प्रेयरीज होगा। ठीक है, सी वाला उत्तर इसका सही होगा। इसका उत्तर क्या सही होगा? सी वाला सही होगा। इसका उत्तर क्या होगा? सी वाला सही होगा।
चले भैया 21 का उत्तर क्या लग रहा है आपको? इसका हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जा रहा है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। क्या बोर्नियो है, न्यू गिनी है, ग्रीनलैंड है, या फिर मेडागास्कर है, या फिर मेडागास्कर है, या फिर मेडागास्कर है। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा रुकेंगे, कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसका दक्षिणी अमेरिका क्या क्या बोला था मैं? प्रेयरी बोला था ना, प्रेयरी। देखो दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहा है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप लोग। ये प्रेयरी नहीं बल्कि बी वाला होगा, पंपास होगा। दक्षिण अमेरिका में पंपास होना चाहिए, ये प्रेयरी नहीं है, ठीक ना, ये गलत है। थोड़ा सा मैं शायद मिस्टेक करके सी बता दिया था आपको, इसलिए इसका उत्तर डी होगा, माने बी वाला होगा, पंपास होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? पंपास होगा, बी वाला उत्तर होगा। चले अगले आगे देखते हैं। कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप, संसार का सबसे बड़ा द्वीप क्या होगा? ग्रीनलैंड है, बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने सी आंसर किया वो बिल्कुल सही है। बोर्नियो नहीं है, न्यूगिनी नहीं है, मेडागास्कर नहीं है, बल्कि क्या है? ग्रीनलैंड है, माने सी। 23 नंबर का क्वेश्चन है ये, 23 का सी सही है, 23 का सी सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर का कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहरा में और खपोली में। खोपोली में, खोपोली महाराष्ट्र में है। बताएं इसका क्या लग रहा है? क्या होगा इसका? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, कहां पे? 24 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही लवली सिंह ने उत्तर दिया है दार्जिलिंग, तो बिल्कुल सही है। पुष्पेंद्र ने भी उत्तर दिया है। जिन्होंने उत्तर ए दिया है उनका बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? मतलब किस वर्ष बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा था? बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। किस वर्ष बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा था, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ये 25 नंबर का क्वेश्चन होगा बच्चों, ये 25 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आप सब करेंगे कि बंगाल में दुर्भिक्ष कब हुआ था। तो देखो, बंगाल में जो दुर्भिक्ष पड़ा था वो 1943 में पड़ा था, माने बी वाला ऑप्शन सही है, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई थी। वो ईयर था 1943 का। और आप समझ सकते हैं कि इस समय भारत, नेट की प्रॉब्लम है, तेज बारिश हो रही है हवा के साथ। हाँ अच्छा, चलिए ठीक है, बच बचा के रहिए, हवा ना लगे नहीं तो बीमार पड़ सकते हैं। संगीता का ए आ गया है, शुभम साहू का बी आया है। जिनका उत्तर 1943 है वो ठीक है, बाकी वाले सुधार करें। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष की उम्र में चित्रकार बने थे? यह 26 नंबर का क्वेश्चन है। किस उम्र में चित्रकार बने थे? ठीक है, उस समय लगभग इनकी क्या उम्र थी? क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार थे, ठीक है, महान कवि तो थे ही, ठीक है, कवि तो थे ही, लेकिन वो एक महान चित्रकार के रूप में कब उभरे? तो उनकी उम्र उस समय क्या रही होगी? लगभग उनकी उम्र उस समय क्या रही होगी? इसमें एक व्यक्ति से मुझे उम्मीद है
कि इसका उत्तर एक व्यक्ति सही बता सकता है? सोनी, इसका उत्तर आप बता सकती हैं? आप बताएं इसका उत्तर क्या होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जब एक कलाकार के रूप में उभरे तो उनकी उम्र क्या थी, ये आपको सोनी को बताना स्पेशली टारगेट है। सोनी जी, आप बिल्कुल बताएंगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्या 7 वर्ष या 20 वर्ष की उम्र में या 50 वर्ष की उम्र में या फिर 70 वर्ष की उम्र में? गीतांजलि का ए आया है, दीपक का बी, पुष्पेंद्र का सी, रीना का बी। अभी भी आप सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके बताएं जल्दी से क्या इसका उत्तर हो सकता है। पूजा कह रही है कि सी। हमको लगता है उनके यहाँ नेट की प्रॉब्लम है क्या? चलो, उत्तर आने में उनका लेट हो रहा, तो मैं 70 वर्ष की उम्र थी जब रविंद्रनाथ टैगोर की उम्र 70 वर्ष की थी। कोमल सोनी उत्तर 20 साल दे रही है, सोनी कौशल से पूछा गया था। चलो, 70 वर्ष का जब इनकी उम्र हो चुकी थी तब ये चित्रकारी करना प्रारंभ करते हैं। तो आपके लिए तो ये बहुत गजब की बात है कि आप समझ पाए कि 70 साल की उम्र का बूढ़ा व्यक्ति एक बहुत बड़ा चित्रकार हुआ। तो आपकी उम्र तो बहुत कम है, अभी आप बहुत कुछ बन सकते, कर सकते। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे, माने डी वाला ऑप्शन सही है। डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था, किसके द्वारा? मतलब वो कौन व्यक्ति था जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम? तो पहली बात, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम को विलियम जोन्स के द्वारा इसका क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। इसका अनुवाद किया गया था, ठीक है, क्योंकि विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एक अनुवाद विभाग को स्थापित किया था, ठीक है, कलकत्ता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था इसने। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने टॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? जो बच्चा मुझसे इतिहास पढ़ा होगा वो इसका उत्तर जरूर दे पाएगा। जहांगीर ने टॉमस रो को कहां मिलने के लिए बुलाया था, ये आप बताएंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा बी, आप अजमेर, ठीक है। आपको बताया था कि जब टॉमस रो आया था तो उस समय ये अजमेर में था, अजमेर में जाकर के मुलाकात करता है जहांगीर से, ठीक है, अजमेर में जाकर के मुलाकात करता है जहांगीर से। अगला है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा किया गया है, माने सी वाला ऑप्शन इसका सही है। पोलो खेल का तुर्कों ने प्रारंभ किया था, इस बात को याद रखना। अगला है, हिंदू विधि द्वारा मान्य टैक्स कितना था? मतलब हिंदू परंपरा के अनुसार कितना टैक्स लिया जाएगा? हिंदू परंपरा के अनुसार उपज का 6ठा भाग, ठीक है, उपज का 6ठा भाग लिया जाएगा, जो चाणक्य भी बताता है कि उपज का 1/6 भाग और 1/4 भाग, दो बातें आपको मिलती हैं चाणक्य के जमाने से या मौर्य काल में। तो हिंदू परंपरा के अनुसार 1/6 भाग माने उपज का कितना भाग? तो उपज का 6ठा भाग लिया जाता था, उपज का 6ठा भाग लिया जाता था, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज का जो प्रश्न था वो प्रश्न की लीला हो गई है समाप्त, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न यही था, हिंदू विधि द्वारा मान्य टैक्स के बारे में। आज आप लोग जुड़े, अच्छा लगा, आप भूले नहीं है चीजों को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद क्लास
सर जी की चलने वाली है, इंग्लिश की क्लास चलेगी। तो मैं चाहता हूं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं। जैसी सिचुएशन रहेगी पिताजी की उसके हिसाब से अगर फोन आया तो समझिए कि क्लास पोस्टपोन होगी, और नहीं तो सब कुछ सही चलता रहा तो शाम से आपकी क्लासेस चलेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को जय हिंद, खूब ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, बारिश का मजा लीजिए। थैंक यू सभी का, थैंक यू।